अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जानते ही होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े रिश्तों का भी ख्याल रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनाब अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से ज़रूर गौर किया करें कि इर्द गिर्द हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है। आज ना हम एक बड़ा ही अहम कह लें कि टॉपिक है जो आपके लिए लेकर आए हैं। सादा सी बात है पर गुफ्तगू उसके ऊपर हमने करनी है। वो इस तरह के एक ऐसी खूबी है जो हर इंसान में होनी चाहिए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम लोगों में वो नज़र आती है। मैं बात कर रही हूँ कि जनाब एडजस्टमेंट के हवाले से, यानी ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत। देखिए ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है, ना हालात एक जैसे होते हैं। कभी खुशी आती है, कभी गम, कभी आसानी और कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है, और ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जो शख्स पानी की तरह बन जाए, जो जहाँ डाला जाए वहीं फिट हो जाए, वही असल में कामयाब होता है। पानी क्या है? पानी ना शिकवा करता है, ना शोर मचाता है, बस बहता है, आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेता है। ऐसे इंसान को भी ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बाज़ लोग थोड़ा सा माहौल बदले तो जनाब बिखर जाते हैं, थोड़ा सा उनका वक्त सख्त उनके ऊपर आए, कोई मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़े तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो सीख जाता है कि वक्त बदलते रहते हैं, वो ख़ुद को वक्त के साथ साथ बदलना भी सीख लेते हैं। मसला ये नहीं है कि हालात कैसे हैं, मसला ये है कि हमने अपने अंदर वो कोपिंग मैकेनिज़्म तैयार किया है या नहीं किया। उन हालात से लड़ने की हिम्मत हमने अपने अंदर रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। जो शख्स वक्त के साथ चले वो ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहता है। और हर बार ये सोचना कि दुनिया मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रही है, ये सरासर बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि असल अक्लमंदी तो ये है कि हम दुनिया के निज़ाम को समझें, ख़ुद को उसके साथ हम आहंग करवाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर रिश्ता, हर मुकाम, हर फेज़ एक नया तजुर्बा होती है, और हर तजुर्बे में हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर आप आज भी अपने दिल, दिमाग और रवैये में ये ताकत पैदा कर लेना कि जैसे भी हालात होंगे आप ख़ुद को उनके मुताबिक ढाल सकेंगे, तो याद रखें कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी भी हारेंगे नहीं। ये तो कह लें कि 100% हकीकत है कि जब भी आप अपने ऊपर एतमाद करके किसी भी चीज़ के हवाले से आगे बढ़ते हैं, यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो कभी भी आपको उस कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हाँ, देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। तो इसी कह लें कि पैगाम के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, इसी मोटिवेशन के साथ कि जनाब हम जो कर रहे हैं एक तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सोच रखें, अच्छे अमाल रखें, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के हवाले से पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए, अपने इर्द गिर्द में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश किया करें। तो जनाब ये हमारा आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब ज़िंदगी के किसी भी शोबे में ना कामयाबी के लिए टीम बिल्डिंग और प्लानिंग का होना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि इसी की मदद से आप ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता बड़ी आसानी से अबूर कर सकते हैं। यानी जब कोई प्लान ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप कामयाब कैसे हो सकेंगे ज़िंदगी में। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते हुए टीम बिल्डिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग पर अमल दरामद करके मुस्बत कारकर्दगी और मजमूई तौर पर एक पायदार कारोबार की बुनियाद रखी जा सकती है। लेकिन अगर इसके बरक्स काम किया जाए, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉय की सेल्स कम हो रही हैं, यहाँ पर उसका जो मुनाफा है वो गिरता जा रहा है, यहाँ पर उसके पास टारगेट जो है दिया जाता है उसको वो मुकम्मल ही नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसी हिकमत अमली अपना सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजिक प्लानिंग हमें करनी चाहिए, इसी के मुतालिक आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहताब हमीद मौजूद है जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो मेहताब साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
मेहताब साहब, जिस तरह मैंने बात की कि आज हमने टीम बिल्डिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से बात करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये सारे सेक्टर्स में हम जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, उसमें भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने किस तरह प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। तो क्या ये है क्या टीम बिल्डिंग, व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसको किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं? अच्छा देखिए, टीम बिल्डिंग को अगर हम थोड़ा जर्नल कर लें तो इसे हम कहते हैं पीपल बॉन्डिंग, कि आपने लोगों के साथ कैसे अपना बॉन्ड बिल्ड करना है। बिकॉज जब हम ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं और अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिल सकते। और टीम बिल्डिंग का मतलब है कि आपने लोगों के साथ मिलकर अपने काम को आसानी से करना है। अच्छा, अब जब प्लानिंग की बात करते हैं तो कोई भी काम करने के लिए आपने अपने माइंड को क्लियर करना होता है, आपने अपने माइंड को एक नक्शा देना होता है। अब फर्ज करें कि अगर आपके माइंड में नक्शा ही नहीं है, मैप ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। सो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस एक मैप की इंपॉर्टेंस के इक्वल है कि आपके पास अगर प्लानिंग नहीं है, इट मीन आपके पास मैप नहीं है। मैप नहीं है तो आपको नहीं पता आपने कहाँ जाना है। सो माइंड जो है लाइक अ मोंकी, वो फिर कभी एक शाख पे बैठेगा, कभी एक शाख पे बैठेगा, वो डाइवर्ट होगा। तो अगर आपने उसको फोकस रखना है तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, रोड मैप की ज़रूरत है। अब जिन लोगों के पास रोड मैप नहीं होता वो क्या करते हैं कि अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बिकॉज हम इमोशनल क्रिएशन है। सो मूड्स हमें फिर ड्राइव करते हैं। सो जब मूड्स ड्राइव करते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि जो आपका इमोशनल घोड़ा है उसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। वो प्लानिंग की सूरत में है। जब तक वो नहीं होगी तो वो आपको कहीं भी ले जाएगा और आप अपने टारगेट्स गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बिग प्रॉब्लम आ जाती है जब आपके माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग का मैप नहीं होता। और ख़ास तौर पर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो कैसे लेकर चल सकते हैं? देखिए, उसमें तो आपने अपने टारगेट्स पहले से सेट किए हुए होते हैं, टीम्स के टारगेट्स होते हैं। आपने क्योंकि एक विजन को अचीव करना है, आपने अपने बिजनेस टारगेट्स को अचीव करना है। सो वहाँ पे तो बैक टू बैक आप इसको ट्रेस कर रहे होते हैं। आपके जो हेड्स होते हैं वो भी ट्रेस कर रहे हैं। सो टॉप टू बॉटम एक प्लानिंग की पूरी लेयर चल रही होती है और उस लेयर में कहीं पे भी अगर आप उस लेयर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कम होगी। और जब परफॉर्मेंस कम होगी तो आप अकाउंटेबल हैं, आपने जवाब देना है। सो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन को सस्टेन करना। तो ये हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर टीम बिल्डिंग नहीं है अच्छी आपकी, स्ट्रेटेजिक आपकी अच्छी नहीं है। जी एग्जैक्टली। तो ये और अगर हम टीम बिल्डिंग की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि 3 E's हैं। पहला ई जो है इट्स अबाउट एनर्जी। सो जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी आपकी टीम बिल्डिंग होगी, वैसा ही बॉन्ड आपका लोगों के साथ होगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो डेफिनेटली आपकी बॉन्डिंग भी पॉजिटिव होगी, लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ पे कहीं पे आपको टफ टाइम मिल रहा है लोग आपको गाइड करेंगे। सो एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी के लिए आपने अपने माइंड स्टेट को, अपनी माइंड सेट को साथ साथ ग्रूम करना है। उसमें कोई भी नेगेटिव स्टफ आ रहा है तो उसको आपने एलिमिनेट करना है। अगर आपका ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो आपने उसको डाइवर्ट करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करवानी है। अच्छा, सेकंड ये है इंगेजमेंट। अच्छा, आपका जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन का वाया है वो कैसा है, कम्युनिकेशन के पैटर्न कैसे हैं, अच्छा, आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है लोगों के साथ। अगर कम्युनिकेशन में भी गैप है तो डेफिनेटली आपकी टीम बिल्डिंग जो है मुतासिर होगी और लोग आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। सो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके प्लान्स जो हैं टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, आप प्लान को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और जब उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फिर हर्डल्स होंगी। थर्ड ये आता है कि आपने नए बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करना है, आपने जजमेंटल नहीं होना। बहुत से लोग जजमेंटल होने की वजह से बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाते। ठीक है, अब उस जजमेंटल फेस को आपने अगर रिमूव करना है तो आपने डिफरेंट बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करना है। आपको लगता है कि एक पर्सन है उसकी एनर्जी डिफरेंट लग रही है आपको या वो सख्त है, बट जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको कैसे उसके माइंड को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो 3 E's जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए टीम बिल्डिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है, लोग इजीली आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से जो खासतौर पर जो इंट्रोवर्ट लोग हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ करना। जी एग्जैक्टली। देखिए, जो इंट्रोवर्ट लोग हैं ना वो भी अपने आप को एक्सट्रोवर्ट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन 3 E's पे काम करना है। आप देखें, जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप ओपन है फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर इंट्रोवर्ट वाली स्टेट में हाँ, वो आप नहीं रह सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपने मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, और अगर आप वहाँ पे इंटरेक्शन में आपकी एनर्जी डाउन है तो डेफिनेटली लोग आपको डाउन समझेंगे, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाएगी, फिर जो आपके कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं वो भी डाउन होंगे। सो अल्टीमेटली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी स्टेट को चेंज करना है, अपने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाना है। अच्छा, जिस तरह मैं इंट्रो में भी मिसाल दे रही थी कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसका कह लें कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा, जो मुनाफा है वो गिरता जा रहा है, दूसरा उसकी सेल्स कम हो रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम में उसको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी कारोबार में भी तो हो सकता है ना ये, तो उसको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए फिर इस सिनेरियो में? देखिए, सबसे पहले तो उसको अपने माइंड में क्लियर विजन बनाना है, क्लियर गोल सेट करना है कि वो क्या चाह रहा है, उसके टारगेट्स क्या हैं। अच्छा। फिर उन टारगेट्स को वो रिव्यू कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, मैंने आप स्टार्ट में भी कहा था कि ये डाइवर्ट हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। तो इसको फोकस रखने के लिए आपने अपनी नज़र अपने रोड मैप पे रखनी है, आपने अपने गोल्स पे रखनी है। तो बहुत से लोग गोल पर फोकस नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है हो जाएगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेते हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस चाहिए। खासतौर पर ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे बहुत ज़्यादा रिसेशन की बात होती है, तलब रसद की बात होती है, सप्लाई चेन और डिमांड चेन की बात होती है, तो इन जैसे मसाइल से किस तरह उन्हें गुजरना चाहिए या इसकी सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाना चाहिए? देखें, कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज जब आपकी लाइफ में आता है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है ना, आप अपने माइंड को ओपन करते हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज़, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रेम में जाते हैं, रिएक्शन से बच जाते हैं, तो आपका माइंड ओपन हो जाता है। अब आप डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि ब्लेमिंग गेम आपके माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज करता है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है। अब माइंड के अंदर जो लाइट है वो बाहर नहीं आ सकती, और बाहर की लाइट आपके माइंड के अंदर नहीं जा सकती। अब आप हिप्नोटाइज हैं, अब आपको लगता है कि ये चैलेंजेस सिर्फ मेरे लिए हैं, यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब आप ब्लेम गेम में इतने डीप चले जाते हैं, और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, इंगेजमेंट का लेवल है, उसमें 30% आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, 70% आपकी सेल्फ टॉक है। और सेल्फ टॉक वो प्रोसेस है जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करता है। अब अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आप इमेजिन करें कि जो आपकी सेल्फ टॉक है वो कैसी वो भी होगी, नेगेटिव होगी, और वो 70% नेगेटिव होगी। और जब 70% नेगेटिव होगी तो अब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, और जब डैमेज होगी तो अल्टीमेटली आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपनी लक को फिर कहेंगे कि मेरी लक ही ख़राब है, आप अनलकी पर्सन बन जाएंगे। सो अगर आप लकी पर्सन बनना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ टॉक पर काम करें, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स जब 70% आपके माइंड को आ जाएंगी, उनको कैप्चर कर लेंगी, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें से निकलना। इसलिए आपने अपनी सेल्फ टॉक को बार बार रिव्यू करना है, कैप्चर करना है कि मेरी सोचें कैसी आ रही हैं, मैं बॉस के बारे में कैसा सोचता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसा सोचता हूँ। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप, ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से प्यार नहीं है, अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटर्न में क्या देगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो किसी का उधार नहीं रखती। जो आप यूनिवर्स की तरफ थ्रो करते हैं वो आपको रिटर्न बैक होता है। अब अगर आपकी 70% सेल्फ टॉक में नेगेटिविटी है तो आपको रिटर्न में भी नेगेटिविटी मिलेगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है आप अपनी 70% सेल्फ टॉक को चेंज करें, पॉजिटिविटी की तरफ और इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। इट्स सेम लाइक कि ये आपके माइंड का मसल है। जैसे अगर मैं 20 kg या 30 kg वेट उठा सकता हूँ और मुझे कोई कहे कि आप 100 kg एकदम से उठाएं, सो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मैं अपने मसल्स को बिल्ड कर सकता हूँ, मैं जिम जाऊँ, रेगुलर एक्सरसाइज करूँ। सेम फॉर माइंड। आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है और आप कहें कि मैं ऐसे कहूँगा और मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, नो। उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने डेली रिव्यू करना है, अपनी सेल्फ टॉक को कैप्चर करें, लिखें, 4D से 3D में लेके आए, लिखें कि आपकी जो सेल्फ टॉक है उसमें कौन सी कन्वर्सेशन चल रही है, कौन से फ्रेजेस हैं, कौन से वर्ड्स हैं, उनकी इंटेंसिटी आपको फील होगी। लाइक कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि प्रॉब्लम के वर्ड को, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट से नहीं है तो प्रॉब्लम के वर्ड को अपनी वोकैबुलरी से एलिमिनेट कर दें। अब इसकी जगह आप लें चैलेंज का वर्ड। अब प्रॉब्लम का वर्ड कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में लेबल हो गया कि ये सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है। अब जैसे सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है, जिनकी एनर्जी वीक है वो वैसे ही अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वो काम नहीं कर पाते। सो आप प्रॉब्लम के वर्ड को चेंज कर दें,
चैलेंज के साथ। सेकंड वर्ड है फेलियर। ठीक है, ठीक है। एनएलपी कहती है देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक, कि कोई फेलियर नहीं होता, सिर्फ फीडबैक होता है। और फीडबैक का मतलब है कि ये जो टारगेट मैंने अचीव करना था, मैंने इसके लिए जो एक्शन किए, उन एक्शंस में कहीं ना कहीं फ्लॉ था, फ्लॉ रह गया। ठीक है। हाँ, ये वे नहीं था। सेम लाइक जैसे आप नेविगेशन का सिस्टम यूज करते हैं, रोड ब्लॉक है तो वो आपको ये नहीं कहता कि आप फेल हो गए, हाँ, वो आपको डाइवर्ट दूसरा अल्टरनेट अल्टरनेट देता है। सेम फेलियर का वर्ड आपको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज बहुत से लोग इसको पर्सनली लेते हैं। वो समझते हैं कि हमारी ज़ात फेल होगी, जबकि वो इवेंट जो था उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आए। सो फीडबैक पॉजिटिव वर्ड है, या आपको एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन देता है, आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। और इनर मोटिवेशन भी 70% है कि ये भी डायरेक्टली आपकी लिंक है सेल्फ टॉक के साथ। सो जितनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी, आपकी इनर मोटिवेशन उतनी एक्टिव होगी। अब आपके लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, कि चेहरे पे स्माइल रहती है, आपको ऑरा बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और जो नेगेटिव लोग हैं वो भी आपके साथ बात करते हैं तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए आपने अपनी पॉजिटिविटी की डोज को सेल्फ टॉक के जरिए इंक्रीज करना है, ताकि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाए फॉर पॉजिटिविटी। और इन सारी चीज़ों के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली देखें, प्लानिंग तो बिल्कुल है कि आपने लेट्स सपोज के डेली रिफ्लेक्शन करनी है। एग्जैक्टली, ठीक है। लाइक मैं अर्ली मॉर्निंग अपने गोल्स को रिव्यू करता हूँ, और सोने से पहले भी रिव्यू करता हूँ, बिकॉज माइंड पूरी रात आपके गोल्स पर काम करता रहता है। ठीक है। सो अगर सोने से पहले आप अपने गोल्स को रिव्यू करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, अब पूरी रात आपने अपनी माइंड की फैक्ट्री को काम पे लगा दिया है, एंड पॉजिटिव, ठीक है, और आपने उसको एक टारगेट दे दिया। अब जब आप सुबह उठेंगे तो ना चाहते हुए भी वो पॉजिटिव ट्रेन ऑफ थॉट आपके माइंड में आना शुरू होगी, एज कंपेयर कि आप रात को नेगेटिविटी के बारे में सोचें, आप सोचें कि आप ब्लेमिंग मोड में सो जाएं। तो फिर ये होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है उसमें ब्लेम्स ही आ रहे होंगे। सो जो इनपुट आप करेंगे फैक्ट्री में, वही आउटपुट आएगा ना। यस, एग्जैक्टली। और जो लोग इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलते हैं कि गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होता जाए, मतलब देख लेंगे जो भी होगा, तो उनके लिए खासतौर पर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी ज़रूरी है? देखें, गो विद फ्लो, फ्लो के वर्ड को ना हम मिस यूज करते हैं। फ्लो एक बड़ी पीक स्टेट है क्रिएटिविटी की। ओके, ठीक है। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो फ्लो की स्टेट तक पहुंचने के लिए अपने आप को पहले रिलैक्स करते हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी गो विद फ्लो, देखा जाएगा। तो अगेन मैं कहता हूँ कि जो आपका इमोशनल घोड़ा है उसका लगाम आपके पास नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से जा रहा है। इट्स सेम लाइक कि कश्ती है और वो अपनी मर्जी से जा रही है, उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्यूल खत्म हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएं, और फिर आप कहें कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। सो बेहतर है कि जो प्लानिंग है, देखिए इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इस दुनिया के बाद अगले जहाँ की भी प्लानिंग अभी से करवा रहा है। अभी से आपने अपने माइंड को एडजस्ट करना है, अभी से आपने सारे वो काम करने हैं जो आपके नेक्स्ट फेस के लिए भी आपको सपोर्ट करें। सो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी अहम है। जैसे हम लोग एक दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, अब नमाज के लिए भी प्लानिंग चाहिए। फजर की नमाज आपने उसी टाइम फ्रेज में पढ़नी है। जैसे अभी रमज़ान का होली मंथ गुजरा तो उसमें कंप्लीट आपके पास एक प्लानिंग का फ्रेमवर्क था जिसको आपने फॉलो करना है, और उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो आपकी जो इबादत हैं वो मुतासिर होंगी। सो प्लानिंग आपके माइंड को अगेन फोकस रखता है। इट्स सेम लाइक कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और बर्फ़बारी हुई हुई है, स्नो है। सो अब उस गाड़ी को आपने कैसे ट्रैक पे रखना है, बिकॉज स्लिपरी है ना, और अगर ज़रा से भी आपने लापरवाही की तो वो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, कहीं साइड पे चली जाएगी। सो आपने अपने माइंड को भी अपने रोड मैप के ऊपर रखना है, जो भी आपका सक्सेस का रोड है उसके ऊपर रखना है। डी ट्रैक नहीं होने देना, बिकॉज जैसे ही माइंड डी ट्रैक होगा तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। और डी ट्रैकिंग से बचने के लिए आपके पास जो टूल है वो प्लानिंग का है। कि प्लानिंग आपकी जनरल कह लें कि लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी शोबे से वाबस्ता हैं, किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, आपको उसके लिए भी, उसकी कामयाबी के लिए भी आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक टीम बिल्डिंग चाहिए होती है, ताकि आप आगे बढ़ सके सबके साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिविटी के साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मेहताब हमीद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम प्लानिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं उस प्लानिंग के साथ। तो मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए यहाँ पर और इस पर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मौसम की तब्दीली और दर्जा हरारत बढ़ने से आपको पता है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और हमारे यहाँ ऐसे मौसम में ठंडे और बर्फीले मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। कैफ़ीन की मिकदार से भरपूर एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और स्लशेस जैसे मशरूबात का बेदरेग इस्तेमाल ख़ास करके बच्चों में या कह लें कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इंतहाई जानलेवा साबित हो सकता है। अब हमने आज इस पे बात करनी है क्योंकि गर्मी है और गर्मी में घरों में भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। कूलर ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फिर हम जब बाहर भी जाते हैं तब भी गर्मी लगती है तो बच्चे भी डिमांड कर रहे होते हैं। कोई भी ख़ासतौर पर रेडियो पर नज़र उनकी पड़ जाती है तो वहाँ पर रंग बिरंगे जो मशरूबात उन्होंने लगाए हुए होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। बच्चे ज़िद करते हैं और तालीमी इदारों के बाद भी ये ठेले लगे हुए होते हैं, ये रेहड़ियाँ लगी हुई होती हैं। तो इस हवाले से एक तो जो फूड अथॉरिटी है हमारी वो किस तरह के इक़दाम कर रही है, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से मयार को किस तरह चेक किया जा रहा होता है, इस पर बात करेंगे। और ये ख़ास तौर पर जो मशरूबात है ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में आसिम जावेद साहब मौजूद है जो कि डीजी फूड अथॉरिटी हैं। आसिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर अबीरा सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अबीरा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अबीरा, आप इससे पहले स्टार्ट करूँगी, मुझे बताइए कि ये जो ख़ास तौर पर गर्मी है और गर्मी में कोला ड्रिंक्स और मशरूबात, रंग बिरंगे मशरूबात हम लोग बाहर देख रहे होते हैं, फिर आजकल स्लशर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो ये क्या है, ये कितने नुकसानदेह हैं हमारे लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर क्योंकि उनको ये ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। बिल्कुल ऐसे है। लाइक जब हम बात करते हैं गर्मी की तो बिल्कुल एक सीजनल चेंज आ गया ना। हमारी जो विंटर में डाइट है वो बिल्कुल ऑल्टरनेटिवली चेंज हो गई है बिकॉज विंटर में एक सीज़न डिफरेंट है, उसके लिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट है, जो आप खाना खा रहे हैं वो डिफरेंट है। अब समर्स में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है और हम अपना जो रेगुलर अपना काम है वो भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट क्रेविंग्स होती हैं। जैसे आपने बच्चों की बात की तो जो डार्क कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और फिर जैसे आपने बताया कि मशरूबात हैं या स्लशेस हैं या कोला ड्रिंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली दीज आर नॉट दैट मच नेचुरल, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल स्लशेस हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर आप कह सकते हैं। इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ग्लिसरीन ऐड की जाती है और ग्लिसरीन आपको पता है एक ऐसा कंटेंट है जिसमें वेरी लो डेंस शुगर होता है और दिस इज लाइक ट्रांसपेरेंट। सबको पता है ग्लिसरीन इज अ ट्रांसपेरेंट एजेंट, तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में और फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और स्लशेस में ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड किया हुआ होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ग्लिसरीन की लेते हैं, लाइक बच्चे लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अच्छा, या लाइक हाइपरग्लाइसीमिया इज अ डायबिटीज, लाइक आपकी शुगर लेवल इंक्रीज होना। हाइपो मीन्स लो शुगर लेवल्स। तो उस टाइम पे जब बच्चे लाइक दिन में अगर आप एक से ज़्यादा ड्रिंक इस्तेमाल करें, इट मीन्स दैट कि आप बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया वाली सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं। और बच्चों में जैसे 14 साल के, 16 साल से कम, 4 साल के बच्चे, 5-6, ये सारे बच्चे जो एज है उसमें आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, आपकी मेंटालिटी डेवलप हो रही होती है, आपकी इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। तो जब आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लिसरीन या लेते हैं तो वो नो डाउट आपकी इम्यूनिटी को, आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। दूसरा ये कि वो अगर गैर मयारी है तो वो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो गया कि वो और आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रही है। और ये मशरूबात का इस्तेमाल तो हो रहा होता है, आपको पता है यही कलर्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल गोले में भी हो रहा होता है। बच्चे वो कितना शौक से खा रहे होते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका कह ले कि क्वालिटी का
किस तरह ख्याल रखा जाता है, मयार किस तरह चेक किया जाएगा, ये फिर हमें आसिम साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ये रुझान बहुत ज़्यादा है। मशरूबात है, कूलर ड्रिंक्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बन भी रही हैं, जो फेक भी बन रही हैं, गैर मयारी भी बन रही हैं, तो फूड अथॉरिटी इस हवाले से किस तरह एक्शन ले रही है? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी मैडम अहम हैं, और ये बड़ा अच्छा, बड़ा मुनासिब आपने टॉपिक जो है वो आज चूज़ किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक जितने भी ये फिजी ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा गोला और इस तरह की चीज़ें, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये बैन हैं। और इसके मुताबिक हम इन्हीं रेगुलेशंस के मुताबिक हम तमाम स्कूल्स की कैंटीन्स का जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं, उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ का इंस्पेक्शन करते हैं, और इस तरह के लोगों को वहाँ से, जो गोला बेचने वाले होते हैं या इस तरह के मशरूबात बेचने वाले होते हैं, वहाँ से उनको उनकी प्रोडक्ट्स को भी हम जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको वहाँ से जो है दूर स्कूल की लिमिट्स के जो 100 मीटर्स की रेडियस के अंदर है, वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमने मना की हुई हैं। दूसरी बात ये है, उसमें पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है, पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी इंस्पेक्शंस कर रही है। अब उसमें जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों के लिए जो है ये जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं, जितने भी इस तरह के स्लशेज हैं, वो उनके लिए किसी तरह से उनकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। बच्चों को अगर आपने देखें, ये बिल्कुल हमें पता है कि समर्स का सीज़न शुरू हो गया, आज तकरीबन 38-39 पे आज टेम्परेचर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन होनी है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, उसके अलावा जो आजकल तरबूज भी आ चुका है, खरबूजा आ चुका है, तो ये अल्लाह ताला ने इस मौसम के अंदर हमें नेचुरली जो है ये सारे फल जो है वो दिए हैं, तो इनसे अपनी हम सब की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। वाटर की जो है वो स्वेटिंग सबको होनी है, पानी का डिहाइड्रेट सब ने होना है, तो उसमें आप पानी के लिए कम से कम जो है वो 10 से 12 गिलास पिएं। बच्चों को भी 6 से 7-8 गिलास जो है वो पिलाएं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी रिसेस टाइम में वो खेल रहे होते हैं, उसके बाद जब बाद में आना है घर पे तब भी खेलना है, तो बच्चों की डाइट के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का आपको पता है कि हेल्दी किड्स कैंपेन भी चल रही है, तो हेल्दी किड्स कैंपेन के 2 मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि तमाम पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को और बच्चों को गाइड किया जाए कि उनके लिए, उनकी सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर है और किन किन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी उसमें ये चीज़ है कि हम हर महीने एक न्यूट्रिशन डे मनाते हैं स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम जो स्कूल मील प्रोग्राम है पंजाब फूड अथॉरिटी का, उसको भी कंटिन्यू किए हुए हैं कि वो सिलेक्टेड स्कूल्स जहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं उनके पेरेंट्स करते, वहाँ पे हम बच्चों को स्कूल मील भी जो है वो दे रहे हैं। तो अभी हमारा जो है वो इंशाल्लाह अभी प्री स्क्रीनिंग इस जो फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी अभी जो है पोस्ट स्क्रीनिंग जो है, पोस्ट इंटरवेंशन स्क्रीनिंग चल रही है, और नई वाली फ़ेज़ इंशाल्लाह हम उसको सितंबर से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हमारी कोशिश है कि हम 50 लाहौर के स्कूल्स के अंदर, जो कि डाउनटाउन के स्कूल्स हैं, ऐसे एरियाज़ के स्कूल हैं जहाँ पे लोग कम इनकम वाले लोग जो हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हम स्कूल मील्स इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स अपने कंट्रीब्यूशन से और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से जो है वो करेंगे, वहाँ पे वो मील्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ है आसिम साहब, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे ये बताएं, गैर मयारी कोला ड्रिंक्स के हवाले से जो बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो बना रहे होते हैं लोग, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है? जी, ये तो हमारा रेगुलर फीचर है। देखें, अब समर सीज़न है हमारी, आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो सीजनल कैंपेन्स होती हैं। एक तो ओवरऑल कैंपेन्स हैं जिसमें हम होटल्स का, फूड पॉइंट्स का, रेस्टोरेंट्स का जो है ना वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। एक हमारी सीजनल कैंपेन्स होती हैं। अभी ये समर सीज़न है, इसके अंदर हमारी जो वाटर के हवाले से, हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हवाले से, हमारी फ्रूट जूसेस के हवाले से कैंपेन जो है वो ये रेगुलरली चलती रहेगी। अभी भी क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद का रश हो जाता है, ईद की शॉपिंग लोग शुरू कर देते हैं, तो हमने उसी टाइम से जो है ना इसको शुरू कर दिया था, और समर सीजन्स में हम अभी तक जो है ना इस जो कुछ दिन गुजरे हैं 10 से 15 दिन के टाइम में हमने तकरीबन 22,000 लीटर्स के करीब जो है वो ड्रिंक्स जो है वो डिस्कार्ड किए हैं। अब उसमें होता क्या है कि एक तो वो जाली ड्रिंक्स होते हैं, एक सब स्टैंडर्ड ड्रिंक्स होते हैं। जाली ड्रिंक्स वो हैं कि जो
फॉर एग्जांपल के मशहूर कंपनीज के और उसके मिस हाँ। ब्रांडिंग की हुई है, ठीक और है, एक सब स्टैंडर्ड वो हैं कि जो पीएफए ने उनके स्टैंडर्ड्स को और उनकी क्वालिटी को अप्रूव नहीं Approve किया, ही नहीं किया, और फिर भी वो वो। काम कर रहे हैं। तो ये हमारा रेगुलर फीचर है, इसके ऊपर हम आइंदा प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको ब्रीफ करते रहेंगे, जी, लोगों जी, को भी ज़रूर। एजुकेट करेंगे। और कहने का सादा सा मतलब ये है कि बच्चों को फिजी ड्रिंक से और दूर जूस रखें। से दूर रखें, उनको घर में कुछ ना कुछ बना कुछ के दें। बना के ज़रूर दें। अच्छा, अब जैसे ये तो है, दूध के हवाले से मैं जानना चाहूँगी आसिम साहब आपके, कि दूध का शुमार आपको पता है एक बुनियादी खुराक के तौर पर होता है जो आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब आप लोग, आपसे भी हमारी मुलाकात रहती है, बात रहती है और ख़बरें भी आती रहती हैं कि आए रोज़ नाकिस दूध के हवाले से आप लोग ऑपरेशन करते हैं। तो अभी तक कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है कि हम मिलावट से पाक हमें दूध कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैडम, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि काफ़ी हद तक कामयाबी मिली अच्छा। है। 2023 में जब हम मिल्क की इंस्पेक्शंस कर रहे थे और आज के दिन जो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं वो उसके मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। अगर हम अच्छा। तब जो है वो 100 कर रहे थे तो अब जो है वो 300 कर रहे हैं। ओके। अब उसका असर और फ़र्क क्या है? वो असर और फ़र्क ये है कि 2023 के जब हम स्टैट्स को देखते हैं तो जो मुज़र सेहत दूध था जिसको हम डिस्कार्ड कर रहे थे, जो सब स्टैंडर्ड था, वो 1.5% ऑफ द टोटल चेक्ड क्वांटिटी था। इस वक्त जो है वो इस साल के जो 3 माह हैं उनमें हमने 93 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध चेक किया, जिसमें से जो तलफ करने की रेशो आ रही है वो 0.3% आ रही है, यानी कि पहले से 5 टाइम्स जो है वो चीज़ें बेहतर हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, कल के जब मैं स्टैट्स देख रहा था तो पूरे दिन में 0.06% दूध डिस्कार्ड हुआ था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि लोगों को उस सख्ती का असर हो रहा है। दूध के ऊपर पिछले साल में हमारी तकरीबन 225 के करीब FIRs थी दूध के अडल्ट्रेशन के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट है और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर इसका इम्पैक्ट होगा। हमारे लिए सबसे अहम दूध और गोश्त दूध है। और गोश्त है, हाँ जी। तीसरे नंबर पे घी और ऑयल आता है, ओके। उसके और बाद गोश्त हमारे के हवाले स्पाइसेस से भी आते आप हैं। लोग कर रहे हैं, क्योंकि चिकन खास तौर पर आजकल उसके हवाले से आपने कोई सेफ्टी कैंपेन शुरू की हुई है। गोश्त के हवाले से 2 चीज़ें हैं मैडम। एक तो चिकन के ऊपर हमारा जो है वो टोलिंटन मार्केट में हमारी टीम्स मौजूद होती हैं। ठीक है। 2 दिन पहले हमने एक वहाँ के करीब गोदाम था, वहाँ पे बीमार मुर्गी थी, तकरीबन 5800 किलोग्राम के करीब बीमार मुर्गी को वहाँ से हमने तलब किया। और ये हमारा सारी मुर्गियां हमारे घर आनी थी अगर ये तल्फ ना होती। अगर तलफ ना होती तो वो उसने फूड चेन में आना Obviously. था। और उसके अलावा मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग को के ऊपर भी काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बनाई कि किस तरीके से स्लॉटर हाउसेस को बेहतर किया जाए। मैं उस कमेटी का कन्वीनर था। लोकल गवर्नमेंट से और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से वहाँ पे नुमाइंदगान और फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे। तो हमने ये उसमें तजावीज़ जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब को पेश की हैं कि किस तरीके से हम अपने स्लॉटर हाउसेस के मायार को बेहतर कर सकते हैं, इलीगल स्लॉटरिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे रेडार पे हैं कि अगर दूध और गोश्त और घी जो है वो अच्छी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी को हम बेहतर बनाने में कामयाब होंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। हेल्थ का बजट जो है वो कम हो जाएगा और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी अगर ये 3 सेक्टर्स अगर हमें सही मिल जाते हैं, 3 चीज़ें अगर हमें सही मिल जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो कोला ड्रिंक्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के अंदर, उनके मयार को किस तरह फूड अथॉरिटी चेक कर रही है और वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं, उस पर हमने डॉक्टर अबीरा से डिस्कशन किया। हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी
टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया और अमरीकी सदर का ये कहना था कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। अब इस ऐलान से जहां दुनिया भर की मईशतें लड़खड़ा गई हैं, वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी रही और ताजर बरादरी भी गैर यकीनी का शिकार हो रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि क्या फैसले से, ख़ासतौर पर इस फैसले से जुड़ी हमारी मईशत और ताजर तबके पर कोई मनफी असर होगा या नहीं होगा, हम मनफी असरात से कैसे बच सकते हैं। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी कमी के हवाले से भी जानेंगे कि आया ताजर बरादरी जो है इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है और क्या ये कमी लॉन्ग टर्म बुनियादों पर की गई है या फिर शॉर्ट टर्म बुनियादों पर हुई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियां अबू ज़र शाद साहब है, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर आज ख़ासतौर पर मैशत के हवाले से जो अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है टैरिफ के हवाले से, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये हर बीमारी का एक नाम है। अच्छा। ये ट्रम्प बीमारी जो है ना, ये 20% दुनिया की इकॉनमी विद इन दिस मंथ नीचे चली जाएगी। अच्छा। अभी जो तकरीबन 5 से लेके 12% तक इकॉनमी नीचे गई है दुनिया की। असल में जब कोई कुरान पाक का फैसला है कि अरूज को ज़वाल है और ज़वाल को अरूज है, बेशक कुरान के फैसले बड़े कन्फर्म हैं। ये तकरीबन आपको मैं इसका वाक़या इस तरह शुरू होता है कि 24 अक्टूबर 1929 में सेम कंडीशन अमेरिका की थी। अच्छा। अमेरिका ने उस वक़्त क्या किया, यहूदियों ने ये किया कि डॉलर को छोड़ दिया और सोना लेना शुरू कर दिया। और ये दुनिया की वाहद करेंसी डॉलर है जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि अगर आपका एक नोट है, फर्क ये मेरा नोट है तो मैं आपको दिखाऊं नाजरीन को, तो इस पे हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई है, गारंटी फॉर हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल। वह दुनिया की करेंसी है डॉलर जिस पे अमेरिकन गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और ये 24 अक्टूबर 1929 वाला सीन होने जा रहा है। ये डॉलर बैठे बैठे सिफर हो जाएगा। देखिए आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? आप मुकाबला कर रहे हैं उस कौम के साथ जिस कौम को आप नशई कहते थे। आज उस कौम का हर घर में उसका एक एक चीज मौजूद है। उसने पूरी दुनिया की इकॉनमी हिला दी है। बेशक। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त अमेरिका में $150 पर डे पे लेबर है। और चाइना में सिर्फ $500 पर मंथ सैलरी है। सही। यानी कि अगर आप 4 दिन अमेरिका में काम करें और पूरा महीना 30 दिन चाइना में काम करें तो एक बराबर है। इस वक्त उनके दिमाग में वही जूम है जो मलका बरतानिया के दिन में था कि हम अंग्रेज, हम सूरज गुरूब नहीं होता। अब सूरज गुरूब हो चुका है। ये ट्रम्प साहब को मान लेना चाहिए। हकीकत ये है कि अब देखें, खाली ये क्रैश नहीं किया, अब कम्युनिटी भी क्रैश करेंगी। पेट्रोल तकरीबन 20% नीचे चला गया है विद इन 3 डेज। ये 25% पे आएगा क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल वार में चाइना जीत चुका है। चाइना में 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। अब मसला ये है कि जिस कौम के पास इतने ज़राए मौजूद हों, इतनी फोर्स मौजूद हो, अमेरिका की टोटल आबादी 30 करोड़ है और 30 करोड़ में कम से कम 20 करोड़ एमिग्रेंट हैं। मसलन पाकिस्तानी है, अफगानी है, बाकी लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि ना उनकी ह्यूमन सोर्स उनका डेवलप है। टेक्नोलॉजी की बात सुन लें, अमेरिका को जूम था कि पूरी दुनिया में जहाज उनके हैं, वो जहाज भी चाइना ने बना लिया है और 2026 में ठीक है वो अपना जहाज लॉन्च कर रहे हैं
और इस वक्त चाइना में अंदाजन 500 अपने एयरपोर्ट हैं। तो सर मुझे बताइए, स्टॉक एक्सचेंज में खास तौर पर बड़ी मंदी सामने आई है, उसका रुझान है पिछले मतलब काफ़ी अरसे से स्टॉक एक्सचेंज हमारा जाता जा रहा था, ऊपर जाता जा रहा था, और बड़ी हमें कह लें कि मशद को भी उससे फ़ायदा हो रहा था। अब जो है इस फैसले के बाद क्या क्या नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं खास तौर पर? देखिए जी, मैं आपको इंटरनेशनली बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान का टोटल बजट 13,000 अरब है। सिर्फ 3 दिन में सऊदी अरब में पाकिस्तानी बजट का 1/4 के करीब सऊदी मार्केट क्रैश कर गई, यानी कि 4500 अरब रुपया डूब गया। ठीक है, सऊदी सरमायाकारों का। ठीक है, ओवरऑल पूरी दुनिया में ये जो जिस तरह कोरोना आया है, जिस तरह रानी खेत मुर्गियों की बीमारी है, ये जो ट्रंप बीमारी है ना, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है ना उसने हिला दिया। और ये अगर आज भी सारे नोटिफिकेशन भी वापस ले लेना तो मार्केट ग्रोथ करने में 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखें, जब बंदा आईसीयू में चला जाता है ना तो सर्वाइवल के चांसेस अल्लाह की दुआ आती है फिर, और 10% रह जाते हैं। ऐसे ही है। और ट्रंप साहब को अपने एडवाइजरों ने ही डुबो देना है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। ठीक है, उन्हें किसी जंगी हमले की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी मुआशी पॉलिसी उन्हें ले बैठेंगी, क्योंकि उनको आदत है डिफॉल्ट होने की। उनकी कंपनी ऑलरेडी 2 दफा खुद ट्रंप अमेरिका में अपना डिफॉल्टर डिक्लेयर कर चुका है। बिल्कुल ऐसे। तो इट्स मीन के वो तो पूरी दुनिया को डिफॉल्ट करने चल पड़े हैं। देखिए, हम कैसे बच सकते हैं इससे? हम तो फिर भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर पिछली दफा भी आ गए थे, अब कैसे हम बच सकते हैं? किस तरह के इकदाम हमारी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए जी, हमारी टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 30-32 अरब डॉलर की है, जिसमें से 5.5 अरब डॉलर हमारी अमेरिका को एक्सपोर्ट है। सही। हमारी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल है, लेदर है, अच्छा, फर्नीचर है, और प्लास्टिक की चीजें हैं। ये 4 चीजें हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ी बहुत थोड़ा सा काम है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पूरे अमेरिका में मेड इन चाइना से बड़ा पड़ा है। हमने अब तक लाखों लोग शहीद करा दिए हैं दहशतगर्दी में, 40 साल से ज्यादा। हमने रशिया तोड़वाने में पूरी मदद की अमेरिका की। हमने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पूरी काम किया। नेटो में पाकिस्तानी फोर्सेस काम कर रही हैं। आज भी कांगो में पाकिस्तानी ट्रुप वहां बैठे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ना फौज अपनी, ना प्रोडक्शन अपनी, और सिर्फ इस बात पे कि उसको डॉलर माफिया चढ़ा हुआ है। डॉलर का बुखार उतर जाएगा। 38% इस वक्त RMB पे काम होना शुरू हो चुका है। उसकी वजह से चाइनी करेंसी में जब 38 पे दुनिया चली गई है, और अगले ये इंशाल्लाह इसी साल आप देखिएगा 50% दुनिया की इकोनॉमी चाइनी करेंसी पे चली जाएगी। ठीक है। कोई समझदार आदमी, ना जिसकी फौज अपनी हो, ना जिसकी फोर्स पावर अपनी हो, ना जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, और ना उसके सिवाय ये कि उसके पास न्यूक्लियर पावर्स है, वो एक हद तक है। अभी तक यूक्रेन जंग का क्या बेनिफिट हुआ है अमेरिका को? अमेरिका को वियतनाम में लड़के क्या बेनिफिट हुआ? अमेरिका को अफगानिस्तान में तबाही मचा के क्या मिला? 0। वो सिर्फ अपनी असला कंपनियों के ऊपर बेस कर रहा है, जबकि हम लोग मुआशी बात कर रहे हैं। एक आम आदमी के चूल्हा कैसे चलना है, वहां पे एवरेज 20 से 25 डॉलर एक लेमैन की तनख्वाह है पर आवर, यानी कि 150 डॉलर पर डे है। अगर ये 50% उस पर ड्यूटी 54% चाइना की प्रोडक्ट पे लग गई, तो वहां पे इनको कम से कम 35 डॉलर पर आवर तनख्वाह करनी पड़ेगी, और ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज चाइना खुद है, अमेरिका खुद है, सॉरी, अमेरिका के सबसे ज्यादा डेफिसिट्स हैं। और मैं तो हैरान हूं कि हम लोग अमेरिका किए जा रहे हैं, मगर अमेरिका की वर्थ यही है
कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। अच्छा। कभी इस तरफ लड़ाई करो, नहीं तो कभी क्या उस तरफ करो। हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम अमेरिका को आंखें दिखा सके? हम तो आंखें नहीं दिखा पोजीशन में है, क्योंकि हम लोगों ने खुद गलत हैं। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है। अगर ये पाकिस्तानी अंदर पाकिस्तान में पैसा ले आए तो हम आंखें दिखा सकते हैं। अच्छा, हम तो खुद इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से हमने तो खुद अपने पाकिस्तानियों का बाहर पैसा क्यों पड़ा है? यही मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ। 23,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, पॉलिटिशियंस का पैसा बाहर पड़ा है और वो ड्यूल नेशनल है। इसलिए मेहरबानी करें, अपने पे एहसान करें। हमें असर पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा 600 मिलियन डॉलर का, ठीक है, मगर ये इतना बड़ा फर्क नहीं है। मगर आखिर उसने कहां से माल लेना है? ऑब्वियसली हाँ। अगर ये शॉर्टेज आफ्टर 90 डेज मैक्सिमम 180 डेज, 6 माह के बाद, आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि अमेरिका जिस तरह 1929 24 अक्टूबर 1929 को जुमेरात, ब्लैक जुमेरात के नाम से उसको याद किया जाता है, वो सेम ब्लैक जुमेरात दोबारा आने वाली है। अच्छा, वो मैक्सिमम इस साल के एंड तक आ जाएगी। ठीक अगर ये पॉलिसी रिवाइज ना की, अगर रिवाइज की तो फिर भी स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल होते 6 महीने कम से कम लगे। ये तो देखते हैं जनाब कि इसके लॉन्ग टर्म क्या असरात हमारे सामने आते हैं, खासतौर पर ये जो फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से, तो इसके ऊपर बात तो करने जाना है टैरिफ के ऊपर, तो इसके क्या असरात आते हैं उसका इंतज़ार है। बस हम बात कर रहे थे मियां अबू ज़र इरशाद साहब से, जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। जनाब रमज़ान मुबारक गुजर गया, मगर महंगाई का तूफान नहीं थम सका। चिकन, ब्रॉयलर गोश्त के नर्ख बेलगाम हो चुके हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें तो आवाम की पहुंच से वैसे ही बाहर है। अब चिकन, जिसे गरीब आवाम के लिए सस्ती प्रोटीन भी कहा जाता था, अब वो भी शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो ब्रॉयलर माफिया के सामने बेबस हो चुकी है, क्योंकि चिकन 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जाने लगा है। सरकारी नरखनामे में ब्रॉयलर गोश्त के परचून नरखनामे नहीं, जो नर्ख हैं वो नहीं जारी किए गए हैं। सरकारी रेट लिस्ट से चिकन प्राइसेस ही गायब हैं। तो मज़ीद इसके मुतालिक हमने जानना है कि इंतज़ामिया ब्रॉयलर माफिया के सामने बेबस क्यों दिखाई दे रही है, चिकन की जो रेट्स हैं वो क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अब्दुल कादिर साहब, क्या हो रहा है ये ब्रॉयलर आउट ऑफ कंट्रोल? 800 रुपये फ़ी किलो, ये क्या, किस तरफ जा रहे हो? और जो डीसी रेट लिस्ट में उसकी प्राइस ही गायब है, ये क्या मामला है? ये वही मामला है कि जिस तरह इसकी एक मिसाल ये दी जाए कि जब कबूतर को ख़तरा या बिल्ली सामने दिखाई देती है तो आंखें बंद कर लेता है। अब जो रेट लिस्ट है उसमें ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें होती हैं और ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है वो मुतय्यन की जाती हैं, जो कि एंड कंज्यूमर जो है उसको ब्रायलर गोश्त चाहिए, उसको ना तो ज़िंदा ब्रायलर से सरोकार है, ना होलसेल ज़िंदा ब्रायलर से सरोकार है, ना सप्लाई रेट से सरोकार है। गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 माह से सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही थी कि कीमतें जो हैं वो कम से कम सतह पर रखी जाएं, लेकिन उस पर कामयाब नहीं हो रही थी। और पूरा रमज़ानुल मुबारक हमने देखा कि सरकारी रेट लिस्ट में जो कीमतें ब्रायलर गोश्त की दी जा रही थी वो 595 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन 595 रुपये फ़ी किलो में कहीं पे ब्रायलर दस्तयाब नहीं था। अच्छा। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो ब्रायलर की कीमतों का तयन किया जाता है, गोश्त की कीमत का जो तयन किया जाता है वो ज़िंदा ब्रायलर की और सप्लाई रेट पे होता है। फार्म गेट रेट यानी कि ब्रायलर फार्म से जब जिंदा ब्रायलर सप्लाई की निकलेगा उसका रेट है 383 रुपये फ़ी किलो रेट लिस्ट के मुताबिक। अगर 383 रुपये किलो वहाँ से निकलेगा तो हमें 595 रुपये फ़ी किलो में शहरों में दस्तयाब होगा। अब 383 के बरक्स वहाँ से 460, 470, 480 रुपये फ़ी किलो में जब वहाँ पे सौदे निकलेंगे तो फिर किस तरह जो है वो 595 में मिलेगा, फिर यहाँ पे हमें भी महंगा मिलेगा। फिर होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 397 रुपये फ़ी किलो है। अच्छा। 14-15 रुपये का फ़र्क होता है फार्म का और होलसेल का। अब होलसेल 397 का मतलब है कि जो शहर की दुकान है वहाँ पे 397 की ब्रायलर ज़िंदा पहुँचेगी तो वो गोश्त इतने में दे सकेगा। वो बिक रहा है 500 रुपये किलो तक, 397 के बरक 500 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है।
और जो परचून रेट है वो 411 रुपये मुकर्रर किया गया। अच्छा, अब जो नई पॉलिसी जो दी है इंतज़ामिया ने, उसमें यह है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें गायब कर दी हैं। ये 3 कीमतें दे दी हैं, फार्म गेट रेट दिया है, होलसेल रेट दिया और परचून रेट दिया है। इन तीनों कीमतों से एंड यूज़र का या सारिफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दुकानों पर ब्रायलर गोश्त की कीमत जो उसको आज़ाद कर दिया, और ये कहा गया कि हम इसकी कीमत आज़ाद कर रहे हैं ताकि ये सस्ता हो। सस्ता कैसे होगा ये तो आज़ाद करके? वो इस तरह, ये तो जो भी दुकानदार होगा वो तो अपनी मनमानी कीमत लगा देगा वहाँ पे। इसकी ये मिसाल है कि अगर मैं एक दुकानदार हूँ और मैं जो है वो कहीं पे भी गली मोहल्ले में दुकान लगा के उस पे स्लेट के ऊपर लिख देता हूँ कि 1000 रुपया मैं मुर्गी का गोश्त दूंगा, किस कानून के तहत आके मुझे कोई पकड़ेगा? कोई भी नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी आज़ाद कर दिया उनको। उसके साथ मैं जिंदा ब्रायलर की कीमतें लिख दूंगा। हाँ, जो आवाम की समझ में, जिंदा ब्रायलर कौन खरीदता है? बिल्कुल। अगर मैं जिंदा ब्रायलर खरीद भी लेता हूँ, चले मिसाल ये ले लेते हैं कि 411 रुपये परचून रेट या रिटेल प्राइस जिंदा ब्रायलर की है, मैं जाके जिंदा ब्रायलर जो है वो 2 किलो की एक मुर्गी ख़रीद भी लेता हूँ 411 रुपये के फ़ी किलो के हिसाब से, 822 रुपए की। अब उसको ज़िबा कौन करेगा? हाँ। उसी दुकानदार को मैं कहूँगा जी इसको ज़िबा करके इसका गोश्त बना दो, वो कहेगा मैं 500 रुपया लूँगा इस मुर्गी को, इस पे किस तरह आप रोकेंगे? क्योंकि तो कोई कीमत नहीं है, वो। कोई कीमत नहीं है। जिस चीज़ को कंट्रोल करना था वो कंट्रोल नहीं हुई। और आज तीसरा रोज़ है कि ये जो ब्रायलर गोश्त की कीमतें हैं उसका तायुन नहीं किया जा रहा, और तीसरे रोज़ में भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मैं कीमतों पर अमल दरामद करूँ। कौन सी कीमतों में अमल दरामद करूँ? कीमत एंड पे कीमत ही नहीं आपने रखी जिसके ऊपर अमल दरामद कराना है, तो और कैसे हैरान कौन तौर पे ये सारे अमल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको हुआ है वो उसी ब्रायलर माफिया को हुआ है जिसके पीछे पहले आवाम थी। अच्छा, उसके बाद ये दुकानदार, ये जितने छोटे छोटे दुकानदार थे ये भी पड़ गए थे। हुआ ये, असल में जो कहानी है वो ये है कि जितने भी दुकानदार थे इन्होंने ब्रायलर गोश्त की ख़रीदारी कम कर दी, ब्रायलर जिंदा की ख़रीदारी कम कर दी, होटल और ऑर्डर्स और सही हाल्स वगैरह के लिए करे। परचून बेच नहीं रहे थे क्योंकि परचून बेचेंगे तो वो सरकारी रेल इस पे अमल दरामद होगा। उसके ऊपर मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए, एहतजाज किए गए, रैलियाँ निकाली गई दुकानदारों की जानिब से, ये ब्रायलर फरोश की जानिब से, और उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा किया जाता रहा कि ब्रायलर गोश्त अगर महंगा है तो उसका पर्चा दुकानदार पे ना काटें, उसका पर्चा फार्मर पे काटें जो हमें फार्म गेट रेट 383 नहीं दे रहा। सही है, जब वहां से नहीं निकल रहा आप उसी के ऊपर जुर्माने करें। और फिर दूसरा ये हुआ कि इन ब्रायलर दुकानदारों के साथ साथ जो है वो हम लोगों ने भी ये सवाल और आवाम ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जी ठीक है, ये एक रोज़ाना जो है वो एक रिपोर्ट आ जाती है कि जी आज इतने जुर्माने किए गए, प्राइस कंट्रोल वालों की जानिब से इतने जो है वो मुकदमात का इंदराज किया, इतनी दुकानें सील, इतनी गिरफ्तारियां हुई। तो असल कल्प्रेट है वो कितने हैं? हाँ। वो 0 था। अच्छा। अब इस सारी अमल को रोकने के लिए वो जो कीमत जिसके ऊपर ये सारा कुछ होता था वो कीमत ही उठा के बाहर रख दी है। क्योंकि जब ब्रायलर गोश्त 595 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया था या उसका तायुन किया गया था, उस वक्त भी जिंदा ब्रायलर होलसेल 500 का था। जब उसे खत्म कर दिया गया अब भी वो 500 का है। फर्क क्या आया? मुझे लगता है ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले वाली बना रहे हैं। नहीं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ पॉलिसी बना रहे हैं क्योंकि अवाम जो है वो सवाल ही ना उठा सके। वो और पॉलिसी के साथ साथ अवाम को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। शिकायत करूंगा कि ये ब्रायलर जो है महंगा दे रहा है, वो महंगा दे रहे हैं। मैं किस बुनियाद पे शिकायत करूंगा कि ये गोश्त जो है वो महंगा दे रहा है? इस वक्त टुलिंटन मार्केट की सूरत हाल ये है कि टुलिंटन मार्केट में जिसे ब्रायलर गोश्त की मंडी कहा जाता है, हमारे जितने बारबेक्यूज, जितने होटल और जितने रेस्टोरेंट है वहीं से सारा जाता है। टुलिंटन मार्केट से उनको सप्लाई किया जाता है। वहाँ पे आज जो ब्रायलर गोश्त का रेट है वो 750 रुपये है, और साफ़ी ब्रायलर का जो रेट है जिसमें ये कलेजी, पोटा और गर्दन वगैरह नहीं है वो 850 रुपये है। 850 रुपये का जो ब्रायलर है और कौन ख़रीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। और इंतज़ामिया ने सिर्फ वो कहते हैं ना कि सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया। ब्रायलर महंगा क्यों है उस वजह के ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं देनी। इसकी सप्लाई क्यों कम हो रही है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी। तवज्जो क्या दी है जी, रेल से ब्रायलर गोश्त की कीमत ही गायब कर दी जाए।
एक वक्त आसानी उन्होंने की ना अपने लिए, कोई पूछेगा नहीं हमसे जब रेट अच्छा, लिस्ट के ऊपर रेट ही नहीं होगा। अच्छा, मटन का डिप्टी कमिश्नर का रेट है, बीफ का डिप्टी कमिश्नर का रेट है, ब्रायलर का नहीं है, क्योंकि ब्रायलर जो है वो गरीब की है, मटन और बीफ जो है वो एक आम मजदूर की नहीं है, वो नहीं खा सकता, वो मिडिल क्लास और एक खास तबके के लिए मटन और ये सब कुछ है। ब्रायलर उसका था, उसको गायब कर दिया ताकि अब वो भी जो है वो एक जो माफिया जो कमाना चाह रहा है। नई कमेटी प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का नाम प्राइस खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग तो हो नहीं रही एग्जैक्टली। और प्राइस कंट्रोल जो, या जिसे कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो ब्रायलर की दुकान पे जाके क्या पूछेंगे, या टुलिंगटन मार्केट में वहां पे अगर वो उसकी कीमत ही नहीं लिखी होगी तो वो क्या ही पूछेंगे। लिखी क्या, वो जो मर्जी लिखे, वो 2000 लिख दे, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी कीमत है ही नहीं है, जिंदा की कीमत वो लिखेगा 411 रुपए। इट मींस के ऑलरेडी 3 दिन से ये बहुत ज्यादा इसकी कीमत ऊपर जा रही है और ये आगे भी ऐसे ही होने वाला है, कंट्रोलेबल नहीं है। अगर 2 माह से जिंदा ब्रायलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी तो जिंदा ब्रायलर की कीमतें रेड लिस्ट तब्दील होने से कंट्रोल नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनाब ब्रॉयलर की कीमत कहाँ तक जाती है। आज का जो रेट है वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया और इसकी कहानी क्या थी वो भी आपको बता दी। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।